हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल थिडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम करंट अफेयर की क्लास हर दिन एक क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक जो है योजना और परियोजना से है। आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहाँ हर बार आपको योजना और परियोजना से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसी आधार पर हम जो है सेक्शनल चीज़ें लेकर आ रहे हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था ऑपरेशन और अभियान, आज हम पढ़ रहे हैं योजना और परियोजना। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमने आपको हमने बताया था कल कि सबसे पहले क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलकर आएगा और यहाँ से ये पीडीएफ पे टिक करेंगे तो सारी पीडीएफ हमारी वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। तो क्या कह रहा है दोस्तों? मेरा गांव और मेरी धरोहर पहल। तो इसमें क्या है? भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री आपसे ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत सरकार में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री इस टाइम कौन है या प्रेजेंट में कौन है? तो आपको मारना है कौन है? अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो अमित शाह जी क्या हैं? गृह और सहकारिता मंत्री। 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जा सकता है, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का शुभारंभ किसने किया? तो आप याद रखिएगा, अमित शाह जी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। शुरुआत किसने की है? संस्कृति मंत्रालय ने किया है। इस बात को भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। जिसका लक्ष्य क्या है इसका? देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना। तो अभी देखिए, जितनी लाइन हमने पढ़ाया सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो है उद्घाटन किसने किया? सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। और इसकी शुरुआत किसने की? शुरू किसने किया था? तो संस्कृत मंत्रालय ने किया था। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई है, आज जब हम पहले के दशक में जाएंगे, जब हम लोग छोटे थे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता था कि वहाँ पे इस तरीके से चलाते हैं। वर्तमान में तो जो तकनीकी यूज हुई है उस आधार पर बन गया, लेकिन पहले के समय में जो देखेंगे तो 1990 के दशक में देखेंगे तो इस टाइप से तस्वीर आपको दिखती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। MGMD के माध्यम से लोगों को भारत की विविध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस योजना की मुख्य विशेषता भारत की संस्कृति और परंपराओं से लोगों को जोड़ना तथा ग्रामीण समुदायों में आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और कलात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। तो इसके बारे में मुख्य विशेषता इसकी क्या थी फ्रेंड्स? ये चीज़ें बताई गई है। आगे हम देखते हैं, यह व्यापक पोर्टल प्रत्येक गांव के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसमें उसकी भौगोलिक स्थिति, जनसांख्यिकी पहलू और पारंपरिक पोशाक, क्या क्या चीजें? भौगोलिक स्थिति, जनसांख्यिकी पहलू और पारंपरिक पोशाक, आभूषण, कला और शिल्प, मंदिर, मेले, त्योहार और अन्य बहुत से विवरण शामिल हैं। तो यानी जो सांस्कृतिक पहलू हमारा आता है, जैसे वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारा कल्चर, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। यह देश के हर गांव की खोज, शोध और वर्चुअल भ्रमण के लिए वन स्टॉप स्थल के रूप में कार्य करता है। इस बात को भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को अपनी डिजिटल गांव यात्रा प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें डिजिटल रूप से गांव की यात्रा से होने वाले समृद्ध अनुभव को अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। ये योजना जो चलाई गई है, कौन सी योजना है? तो आप याद रखिएगा कौन सी योजना है?
मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। एक पॉइंट हमने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, जहां से क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं 3 स्लाइड से वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसमें पहली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जितने क्वेश्चन है वो सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी एक दो बार आप रीड करोगे तो मेन मेन चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, किसको बस एक बार पढ़ लेना है और ध्यान देना है हाँ ये चीजें आएगी तो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उड़ान 5.1 योजना, ये क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। उड़े देश का आम नागरिक। अगर पूछा जाए आपसे उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो ये आप बताना 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बैकग्राउंड में जाके पूछेगा, क्योंकि वर्तमान में ये चर्चा में है। आपसे पूछ सकता है उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको यह भी याद रखना है 2016 में उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका जो थीम था या लोगो था उड़े देश का आम नागरिक, उस टाइम का। ठीक है, ये देखिए उड़े देश का आम नागरिक के 4 सफल चरणों के बाद, इसका 4 सफल चरण हो चुका है। 4 सफल चरणों के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने तथा हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए मई 2023 में उड़ान 5.1 लॉन्च किया। उड़ान योजना का मतलब दोस्तों, जैसा हम दूर दराज के क्षेत्रों में देखते हैं, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, पहाड़ी इलाका में जो है हम सड़क निर्माण नहीं कर सकते हैं, उन इलाकों तक कनेक्टिविटी यानी पहुंच मजबूत करने के लिए इस पहल को शुरुआत किया गया है कि जैसे ऐसे भी क्षेत्रों में हम पहुंच सके जहां सड़कों द्वारा नहीं पहुंच सकते हैं। उसी के लिए देखिए उड़े देश का आम नागरिक छोटे छोटे शहरों को या कस्बों को जोड़ने के लिए उड़ान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2016 में की गई थी। 4 सफल चरणों के बाद आप दूसरा ये शुरुआत हुआ है उड़ान 5.1 योजना। जैसे यहाँ पे आपको बताया है अंतिम मील कनेक्टिविटी, ऐसी जगह जहाँ पहुंचा नहीं जा सकता सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, वहां किससे पहुंचे हम? फ्लाइट के माध्यम से पहुंचे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे और वो मूलभूत सुविधाएं वहां उपलब्ध कराएं, जैसे स्वास्थ्य की सुविधा हो गई। इन सब चीज़ों से उन लोगों को भी दिया जाए जो इसकी पहुंच से बहुत ही दूर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। ऑपरेटरों के लिए परिचालन के दायरे में वृद्धि, जिसमें योजना अब उन मार्गों की अनुमति देगी जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिक क्षेत्र में है। पहले दोनों बिंदुओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होना था, अब क्या है, अगर एक भी प्राथमिक होगा तो वहां वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान को और अधिक किफायती बनाने के लिए हवाई किराया सीमा में 25% की कमी की गई है। इसको इसलिए भी शुरुआत किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ऐसा देखा गया 2016 में इसकी स्टार्ट हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, तो इन 3-4 सालों में जो समस्या बन के आई वो सबसे बड़ी समस्या थी इसका किराया। क्योंकि अगर हम नॉर्मल जाते हैं किसी सड़क के माध्यम से, किसी बस के माध्यम से या और किसी माध्यम से जाते हैं, तो उसकी तुलना में जो हवाई यात्रा होती है वो महंगी होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही 25% किराया कम कर दिया गया है, किसकी? जो हेलीकॉप्टर से उड़ान होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आवंटित मार्गों के संचालन के लिए वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने हेतु एकल और जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टरों के ऑपरेटरों के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग कैंप में काफ़ी वृद्धि की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि कितने परसेंट की कमी की गई है? 25% की कमी की गई है। आपसे दूसरा क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई, तब आप जान लेना कि 2016 में चौथा सफल चरण हो गया था, इसका मतलब ये 5वां चरण था उड़ान 5.1। ठीक है, उड़ान 5.1 योजना, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, कभी हाल ही में चर्चा में रहा उड़ान 5.1 योजना किससे संबंधित है, वन लाइनर ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। 2 लाइन में बनाएगा तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी बनी 2016 में, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बनी किराए में 25% की कमी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। ये बताया था, आगे देखिए।
योजना के पिछले चरण में 46 हेलीकॉप्टर मार्ग पहले ही चालू हो चुके हैं। कितने? 46। जिससे पहाड़ी, देखिए मैंने नाम लिया पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों को लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी राज्य ही, सातों राज्य जो हैं पहाड़ी राज्य हैं, या आप कह सकते हो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, चाहे वो असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और उसके बाद त्रिपुरा हो गया, तो ये सब जो राज्य हैं एक पहाड़ी राज्य हैं। इन सब के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ जो सड़क का संचालन है वो कम है। इसी वजह से वहाँ पहुँच के माध्यम से इसका विकास किया गया है कि वहाँ मेन मेन शहरों में हम किससे पहुँच सकें? तो हेलीकॉप्टर से पहुँच सकें। वर्तमान दौर का लक्ष्य हवाई कनेक्टिविटी की पहुँच का विस्तार करते हुए और भी बड़ी संख्या में मार्गों को कवर करना है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की एक अभिनव योजना है। जैसे आप सोचिए दोस्तों, इसको दो तीन फायदा होगा। अभी मान लो हम लखनऊ से प्रतापगढ़ जाते हैं, या लखनऊ से रायबरेली, या लखनऊ से इलाहाबाद, तो आप सोचिए अगर ये चीज़ें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए और किराया भी कम करके, लगभग जैसे फर्स्ट एसी का जो ट्रेन का टिकट होता है उसी के आधार पर या उससे थोड़ा मार्जिनल प्राइस पे ही हम हेलीकॉप्टर से सफ़र कर लें, तो इसमें बचत कितनी होगी? पहली चीज़ तो समय की बहुत बड़ी बचत हो जाएगी, दूसरा हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और तीसरा 1 घंटे में जैसे हम वहां जाते हैं और अपने सुविधा के अनुसार हम कभी भी पहुंच सकते हैं और लेट नहीं होते। ट्रेन का कुछ पता ही नहीं, 6 घंटे की ट्रेन है, 10 घंटे में पहुंचा रही है, 12 घंटे में पहुंचा रही है। तो जब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा तो ये भारत के विकास के लिए भी अच्छा होगा कि जो उद्योगपति हैं या जो ऐसे और लोग हैं छोटे छोटे, वो अपनी जल्दी से यात्रा पूरी कर सकें और अपने काम को या अपने समय को बचाकर अन्य कामों में लगा सकें। ठीक है फ्रेंड्स। यह योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से अक्टूबर, ये देखिए मिल गया वो लाइन, अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। उड़ान योजना में वर्तमान हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के गैर सेवित और कम सेवित हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। व्यसन मुक्त अमृतकाल। तो यहाँ क्या कह रहा है? हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल शुरू किया गया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? व्यसन मुक्त अमृतकाल। क्या कह रहा है? इस अभियान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है भारत के बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त करना। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि व्यसन, व्यसन मतलब जैसे जो नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन से छुटकारा पाना। व्यसन मुक्त अमृत काल, यानी ये जो अमृत काल चल रहा है इसमें नशा मुक्ति से युवाओं को या जो और हमारी जनसंख्या इसमें लिप्त है उनको दूर करने के लिए व्यसन मुक्त अमृत काल की शुरुआत की गई है। इसमें भारत के बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त करने की बात की गई है। इस वर्ष तंबाकू निषेध दिवस की थीम है हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। कितना इंपॉर्टेंट थीम है आप सोचिए, हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। भारत में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे, लगभग लाखों लोग ऐसे हैं जो एक टाइम का भोजन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और दूसरी जगह एक दूसरा तबका है जो खाने के साथ साथ तंबाकू का भी सेवन कर रहा है। तो देखिए कितनी असमानता है दोनों के बीच। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और आप बताइए तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? इस बात के लिए आप बताइए तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है दोस्तों 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। बाकी एक बार आप सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये तंबाकू दिवस 31 मई। सागर समृद्धि योजना, और इसकी इसकी जो थीम थी दोस्तों ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को मत भूलिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष की तंबाकू दिवस की इस वर्ष की थीम, हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। सागर समृद्धि योजना बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा, कौन कौन? बंदरगाह,
जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय, ये अलग अलग मंत्रालय नहीं है, एक ही मंत्रालय है जिसमें तीनों चीजें कवर करती हैं। बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा सागर समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, सागर समृद्धि योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग मंत्रालय द्वारा सागर समृद्धि योजना को, सागर समृद्धि योजना की शुरुआत की गई या इसको लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की अपशिष्ट से धन पहल में तेजी लाना है। इस प्रणाली को MOPSW की तकनीकी शाखा नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट द्वारा विकसित किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है आपकी पहली लाइन है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स। क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना, इसको भी ध्यान में रखना है। क्या नाम है? क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना। केंद्रीय लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने 27 अप्रैल 2023 को मुंबई में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, कहां पर? मुंबई में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कहां पे दोस्तों? मुंबई में। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना को लॉन्च किया। तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया? बता दिया। कहां से किया गया? मुंबई से किया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। योजना में किए गए संशोधनों में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण गारंटी हेतु गारंटी शुल्क में 50% तक की कमी की गई है, तथा साथ ही गारंटी शुल्क की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? 5 करोड़ कर दिया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देखिए, जो योजना से क्वेश्चन आ रहा है वो वन लाइनर भी आ जाता है, लेकिन अधिक बार ऐसा देखा गया है वहाँ ऑप्शन बनाता है, ए ये है, बी ये है। अब बताइए, आप केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इस वजह से इसको हम लोगों ने ऐसे करके लाया है, जिससे बीच से भी अगर कोई क्वेश्चन बने तो वो छूटे नहीं। यहाँ पर योजना से संबंधित क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में जाता है, थोड़ा अंदर जाता है, इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा ज़्यादा लाए हुए हैं। आगे देखिए, कानूनी कार्यवाही किए बिना दावा निपटान के लिए सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आप इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी समझ सकते हैं कि इसमें कितना आवंटन किया गया है? 9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, आयुष्मान भव। ये देखिए, आयुष्मान भव, आयुष्मान भारत योजना नहीं है, ये दूसरी योजना है आयुष्मान भव। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आखिरी छोर पर, यानी समाज में खड़े अंतिम छोर पर व्यक्ति जो होते हैं, जैसे वो चाहे वो आदिवासी हो गए या ऐसे व्यक्ति जो दबे कुचले हैं, जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, उनके बारे में ऐसा कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्तियों समेत हर वांछित लाभार्थी तक सभी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को यथासंभव आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आयुष्मान भव नामक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। तो आप समझ सकते हैं आयुष्मान भव कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में जो 2-3 चीज़ें यहाँ पहली लाइन में हम लिखे हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकता है, आयुष्मान भव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है? तो आपको अगर ये लाइन 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और सही करके आएंगे। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला और आयुष्मान ग्राम इस कार्यक्रम के तहत नियोजित कुछ गतिविधियां हैं। इसके तहत कुछ गतिविधियां भी नियोजित की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। इस अभियान का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक और पूर्ण विस्तार। यहाँ पे किसी एक का खास का नाम नहीं दिया गया है दोस्तों, आप याद रखिएगा, सभी स्वास्थ्य योजनाओं का। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं उन सब में
सभी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक और पूर्ण विस्तार, जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनका बहुत तेजी से और पूर्ण विस्तार किया जाना चाहिए आयुष्मान भव योजना के तहत। ठीक है, ताकि हर पात्र लाभार्थी लाभ उठाने में सक्षम हो सके। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बना कि सभी स्वास्थ्य से योजनाओं के लिए, अभी देखा क्या जा रहा है, ऐसा लाने की ज़रूरत क्या थी आयुष्मान को, बहुत सारी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं योजना के जिनकी उस लाभ तक या उस स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच ही नहीं है। उन सबको इसके दायरे में लाने के लिए आयुष्मान भव योजना की शुरुआत की गई है, जिससे कोई भी लाभार्थी ऐसा ना हो जो स्वास्थ्य से वंचित हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो स्वास्थ्य यानी जिनकी ज़रूरत है वो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर के द्वारा कई बार ऐसा देखा गया कि उनको इलाज करने से मना कर दिया जाता है। तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए ऐसी परिस्थितियां ना बने जिससे वो लाभार्थी जिसको ज़रूरत है कि वो हेल्थ जो उसकी इशू है उसको पूरा किया जाए, नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इन सब की बारे में बात कर रहा है कौन, आयुष्मान भव। कह रहा है देखिए ताकि हर पात्र लाभार्थी, मतलब एक भी ना छूटे, हर पात्र लाभार्थी लाभ उठाने में सक्षम हो सके। आगे देखिए CITIIS 2.0 योजना सिटीज, केंद्र सरकार ने फ्रांस और यूरोपीय संघ के सहयोग से सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन, इसका फुल फॉर्म है। आगे क्या कह रहा है, परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों पर ध्यान देने के साथ साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करना है। इसलिए इस योजना को भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। किन दो देशों के साथ, यानी एक केंद्र सरकार है और दूसरी फ्रांस और यूरोपीय संघ। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये पीडीएफ आपके पास जाती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सही से घेरा कर देते हैं जिससे आप लोग इनको दोनों को भूलिए नहीं, याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। सिटीज 2.0 योजना वर्ष 2023 से 27 तक 4 साल की अवधि तक चलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए, पूछ सकता है ये योजना 5 साल के लिए लागू की गई है, या आपसे पूछ सकता है ये योजना ट्रायल के रूप में लागू की गई है, 1 साल के लिए लागू की गई। तो आप ध्यान रखिएगा 4 साल के लिए 23 से 27 तक ये योजना लागू रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके लिए दी गई हैं। आप इसको जब डाउनलोड करिएगा पीडीएफ में तो वहाँ जाके अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं और अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पीएम प्रणाम योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम प्रणाम, इसको मैं करा चुका हूँ, शायद राष्ट्रीय घटनाक्रम में कराया हुआ है, तो वहाँ भी आप एक बार जाके देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने इसको कराया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम प्रणाम धरती ब्रैकेट में धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम। तो यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। अब आप ऐसी योजना लाने की ज़रूरत क्या थी, आपको पता है भारत में उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। इससे हो क्या रहा है, जो मिट्टी की उर्वरता है वो ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे वही चीज़ें रिस्क कर नीचे जा रहा है, तो हमारा जल प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में जल संकट भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए कि रासायनिक उर्वरकों की जगह इन्होंने क्या किया, वैकल्पिक उर्वरकों को लाने की योजना बना रहे हैं। ये हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, जमीन के लिए, पानी के लिए, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, साथ ही 3.68 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने का भी निर्णय किया गया है। CCEA ने मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए
पहली बार देश में सल्फर लेपित यूरिया, देखिए कैसा यूरिया, सल्फर लेपित यूरिया पेश करने का भी निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश 2023-24 के बजट में पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की है या घोषणा की है। तो आप ये लाइन भी ध्यान रखिएगा कि पीएम प्रणाम योजना जो आई वो केंद्रीय बजट, कौन सा केंद्रीय बजट था, 2022-23 था या 23-24 था, इस बात को आपको नहीं भूलना है, वो 2023 और 24 है। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत गोवर्धन पहल के तहत बायोगैस संयंत्र उत्पादित किण्वित कार्बनिक खाद यानी तरल या FOM या फॉस्फेट समृद्ध कार्बनिक खाद के विपणन के लिए 1500 रुपए प्रति टन की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कितने की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, तो आप याद रखिएगा 1500 रुपए प्रति टन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस बात को भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। योजना और परियोजना हल्का सा आपको ध्यान में रहेगा कि पीएम, अगर नाम ऐसे आपको दे दिया गया कि पीएम प्रणाम योजना क्या है, तो आप अगर एक दो बार पढ़े नहीं रहोगे ना तो मिस कर जाओगे। हो सकता है ऐसे डायरेक्टली दे दे कि ये कृषि से संबंधित है, या आपसे दे दे कि ये अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। तो आप जब थोड़ा सा ध्यान दिए रहोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि एकदम ऊपर हल्का सा क्वेश्चन पूछ लेता है, अंदर का नहीं पूछता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीएम प्रणाम योजना के तहत क्या क्या चीजें हैं, इसमें किस तरीके से जो रासायनिक उर्वरक है उसको खत्म करके एक वैकल्पिक उर्वरक की योजना बनाई जा रही है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे और जल प्रदूषण ना हो। और मिट्टी में सल्फर की कमी के लिए सल्फर लेपित यूरिया का भी अनावरण किया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है। मिशन माहिर, यहाँ पे क्या है देखिए, बिजली मंत्रालय, कौन कौन, बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती हेतु स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन माहिर शुरू किया, यानी मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च शुरू किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिशन माहिर किससे संबंधित है वो आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2023 से 28 तक, कहाँ से कहाँ तक, 23 से 28 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चलने वाली माहिर विचार से उत्पाद तक एक प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कितने साल तक चलेगी, तो आप ध्यान रखिएगा ये 5 साल तक चलेगी। कब से कब तक, 2023 से 2028 तक। अभी जो हमने पिछला बताया वो आप बताइए कि कितने साल तक चलेगी, 4 सालों तक, कब से कब तक चलेगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, ये क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, नमो शेतकारी महासम्मान योजना की शुरुआत किसने की, तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने। क्या है ये, किसानों के लिए एक नई योजना नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत राज्य के करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों एक बात और आप याद रखिएगा, ये जो 6000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जो भारत आयुष्मान योजना चली थी उसके अंतर्गत नहीं है, ये अलग से 6000 रुपए दिए जा रहे हैं, ना कि भारत आयुष्मान के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना को 30 मई 2023 को मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। आपको यहाँ पे नमो शेतकारी महासम्मान योजना के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ से, मुंबई से। किसने शुरुआत की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। यह किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा, किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, कितने दिए जा रहे हैं, 6000 रुपये दिए जा रहे हैं। अगर इसी में आगे बोले क्या ये भारत आयुष्मान योजना के तहत दिया जा रहा है, उसके अंतर्गत दिया जा रहा है, तो नहीं, ये अलग से महाराष्ट्र सरकार द्वारा 6000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इस योजना में दी जाने वाली 6000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान
किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त होगी। मैंने आपको बताया किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नहीं है। ये किसके अंतर्गत है? ये इसके अंतर्गत नहीं, ये स्वतंत्र रूप से अलग से महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है किसानों के लिए। देखिए ये दिया जा रहा है, 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं 1 करोड़ से अधिक किसानों को, और हर साल दिए जाएंगे 6,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना। अगर आपको पता होगा, हमने मिष्टी योजना करा रखी है। करंट जो हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं वहाँ क्वेश्चन में भी करवा चुके हैं कि मिष्टी योजना किससे संबंधित है। मैंने आपको बताया था मैंग्रोव से संबंधित है, मैंग्रोव के विकास से संबंधित है मिष्टी योजना। ठीक, तो आप जब हमारी क्लास से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड मिल जाएंगे आपको, और जब बार बार रिपीट होगा तो वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। जैसे अब मिष्टी योजना आप लोग नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं शायद ये तीसरी बार आपको अपनी ही क्लास में बता रहा हूँ मिष्टी योजना। विश्व पर्यावरण दिवस, आप बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन मैं दूं, 16 सितंबर, 5 जून, 21 जून और 22 मई। तो आप बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको बताऊं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइट हैबिटेट्स एंड टेजिबल इनकम नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत की आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है, जो हरित भविष्य और हरित अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप इस दोनों योजना को याद रखना, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव की सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पे लिखा भी है भारत की आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है, और साथ ही साथ हरित भविष्य और हरित अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देना है। ठीक, केंद्र सरकार परियोजना लागत का 80% वहन करेगी। यानी जो ये योजना चलाई गई है उसमें केंद्र सरकार, अगर टोटल 100 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है मान लो इस योजना पे, तो 80 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 20 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। अगर इसी में 1000 करोड़ हो जाता है तो 800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। यानी 80 और 20 के रेशियो में ये बटा हुआ है। राज्य सरकारें शेष 20% का योगदान करेंगी, आप ध्यान रखिएगा। अमृत धरोहर योजना, यह योजना भारत में मौजूदा रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है। नॉर्मल आपसे पूछ लेगा अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है, तो रामसर स्थलों से संबंधित है। ये चीज आप याद रखिएगा, रामसर स्थलों के संरक्षण से। भविष्य में ये स्थल इको टूरिज्म के केंद्र बनेंगे। योजना का उद्देश्य सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को प्राप्त करना है, जिसे अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। याद रखिएगा, अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। आप देखिए यहाँ मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिले या बहुविकल्पी सॉल्व करते हैं, यहाँ से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कि बहुविकल्पी क्वेश्चन तो आपका सॉल्व होगा ही होगा, बाकी और भी जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जब इसको आप पढ़ोगे तो वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। बस आपको करना क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, 1-2 दिन के अंदर इसको रिवीजन कर लीजिए और इसको पूरी तरीके से 100% सॉल्व कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा। उसके बाद किसी भी चैनल पर जाके आप देखिए, टेस्ट लगाइए, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो यहाँ मैं करा रहा हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसा कमेंट आ रहा है कि सर ये कब से कब तक है, या क्या सर ये आरओ में आएगा? तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा, आरओ फरवरी में है, जनवरी तक हम हर वो क्वेश्चन कराएंगे। करंट का अभी जब एक बार और हम करवाएंगे जब घटना सार आएगी दूसरी, जो जनवरी तक रहेगी, तो हम वो पूरी तरीके से पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। यानी 1 साल तक, यानी पिछले यानी 2023 नवंबर से, यानी 2023 चल रहा है 2024 अगले में, तो 2022 के अक्टूबर नवंबर से लेकर और
23 पूरा का पूरा रहेगा और 24 में पूरी जनवरी का करंट अफेयर हम खुद इसी चैनल पर कवर करवाएंगे। और इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटेंट देखिए, इंपॉर्टेंट है, जो भी करवा रहा हूँ आप समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगता है कि यहाँ मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है या कहीं और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप बिल्कुल वहाँ पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी है आपका सिलेक्शन लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। मिष्टी तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। इस योजना का उद्देश्य देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर की बहाली करना है। वित्तीय वर्ष 2024 से अगले 5 वर्षों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र को 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से विकसित किया गया है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। आगे क्या कह रहा है? चीनी सीमा से सटे, ये चीनी वो वाला चीनी नहीं, चीनी देश यानी चीन देश की बात कर रहा है। चीनी सीमा से सटे गांव किविथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछ सकता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, कहाँ से किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, किविथू से। तो ठीक है, कहाँ से? किविथू से। इस अवसर पर गृह मंत्री ने स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। ये जो किविथू है, ये चीनी सीमा से सटा एक गांव है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई। कब से कब तक की गई, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 2022-23 से 2025-26 तक की गई है, यहाँ पर भूलना नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, ये दे देगा आपको ये योजना 2022-23 से 26-27 के लिए लागू की जाएगी, तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। 25-26 है, ना कि 26-27। यहाँ फोकस करके रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों के 46 सीमावर्ती ब्लॉकों के 2,967 गांवों को विकसित करना है। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। आपको ये डाटा जरूरत नहीं है कि 2,967 गांवों को विकसित करना है, 46 सीमावर्ती ब्लॉक हैं, 19 जिले हैं। आपको ये याद रखना है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 4 राज्यों के नाम याद कर लीजिए और जो 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसको याद कर लीजिए। इसी से आपका काम हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं यहाँ से नहीं आएगा, हमारे पास टाइम है, हम पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, हमारी मेमोरी अच्छी है, तो आप 19 जिले भी याद कर लीजिएगा, 46 सीमावर्ती ब्लॉक भी याद कर लीजिएगा और गांव को याद कर सकते हैं तो गांव भी याद कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप, जो इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये लाइन याद कर लीजिएगा, फिर 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लगता है याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। पहले चरण में व्यापक विकास के लिए 662 सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहले चरण में व्यापक विकास के लिए कितने सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है? तो 662 सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है। आपको इसको बार बार याद नहीं करना है, ऐसे हम खोले और रट रहे हैं ये नहीं। आप बस 3 से 4 बार इसको पढ़िए, रिवीजन करिए बार बार उसको। अपने आप जब क्वेश्चन आएगा तो आपका सही करके आओगे। लेकिन एक बार याद कर लोगे बैठ के 1 घंटा 4 घंटे में, तब नहीं हो पाएगा। इसको जितनी बार रिवीजन कर सको, आधे घंटे, 1 घंटे कर कर बार बार, जब आपको टाइम मिले, आप जा रहे हो, मोबाइल पीडीएफ में पड़ी है, आप वहां से खोल के अच्छा 4 6 10 लाइन पढ़ लिए, चल रही है, फिर माइंड में रिकॉल कर रहे हो। जिस दिन आप ऐसा करने लगोगे, आपको करंट अफेयर दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरी सीमा पर स्थित ब्लॉकों के गांवों का व्यापक विकास। इस सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए है, इससे फायदा क्या होगा तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सुरक्षित शहर परियोजना क्या है दोस्तों? सुरक्षित शहर परियोजना। यहाँ पे देखिए, जैसे सीसीटीवी कैमरा बना हुआ है, देखिए ये श्री अमित शाह ने बेंगलुरु कर्नाटक में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। किसने की? तो अमित शाह ने की। अगर आपसे पूछा जाए अमित शाह क्या है,
तो आप याद रखिएगा, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। सेफ सिटी परियोजना को 8 शहरों में ट्रायल के तौर पर लागू किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने 667 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। अभी ये ट्रायल के रूप में केवल 8 शहरों में है। राज्य मत मार दीजिएगा, आपसे पूछेगा। अभी ये ट्रायल के रूप में भारत के केवल 8 राज्यों में लागू किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। 8 राज्य नहीं है, केवल 8 शहर है। इस परियोजना के लिए 2840 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 4100 निगरानी कैमरे लगाए गए हैं, यानी 4100 निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों से लैस 8 ड्रोन वाला सबसे आधुनिक कमांड सेंटर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जो है, देश की पुलिस को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना। किसको? इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, देश की पुलिस को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। यह परियोजना पुलिस को भविष्य की उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, वही है। सॉरी, सुरक्षित शहर परियोजना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो इसको पहले वाला था। तो सुरक्षित शहर परियोजना, इसमें उद्देश्य इसका क्या है? देश की पुलिस को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ठीक है। अब एमएसएमई प्रतिस्पर्धा आयोग, इसको भी देख लेते हैं हम। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री श्री नारायण राणे ने भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप प्रदान करने हेतु एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना शुरू की है, जिसका नाम क्या है? लीन। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता, उत्पादन, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करना है। इस बात को याद रखना एमएसएमई परियोजना के संदर्भ में। इसका लक्ष्य ग्राहक को जब इसकी आवश्यकता हो और जितनी मात्रा में आवश्यकता हो, एक दोष मुक्त उत्पाद या सेवा प्रदान करना है। क्या करना है? एक दोष मुक्त उत्पाद या सेवा प्रदान करना है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के सिद्धांत, मूल्य पहचान और मूल्य श्रृंखला में चरणों का मानचित्रीकरण, प्रवाह सुनिश्चित करना, ग्राहक पूल स्थापित करना एवं पूर्णता हेतु प्रयास करना, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल सारथी की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल की शुरुआत की। आप इस बात को याद रखिएगा, एटीएल सारथी की शुरुआत की। क्या है? सबसे पहले शुरुआत किसने की? नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा, क्या है? एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा एटीएल सारथी को 14 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। अटल इनोवेशन युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए समूचे भारत के स्कूलों में एटीएल सारथी की स्थापना कर रहा है। और इस कौशल जैसे कि डिजाइन थिंकिंग, माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एडॉप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि को बढ़ावा दे रहा है। भारत, आप जैसा कि देख रहे होंगे, भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में, चाहे आप बेरोजगारी ले लीजिए, गरीबी ले लीजिए, बहुत बड़े पैमाने पर भूखमरी ले लीजिए, ये सब काफ़ी बड़े पैमाने पर भारत में मौजूद है। जब यहाँ की जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है विश्व की, और एक कार्यशील जनसंख्या भी विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है भारत का उस तरीके से जिस तरीके से अन्य देशों का विकास हो रहा है? यहाँ गरीब इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्यों इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है? तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से एटीएल सारथी की शुरुआत की गई है, जिससे बच्चे जब स्कूलों के दौरान ही वो स्किल सीख लें, जिससे जब वो आगे बढ़ें और कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित हों, तो वो अपने कदमों पर, अपने पैरों पर खड़े होकर वो चीज़ें खुद के लिए उपलब्ध कर सकें जो उनके लिए चाहिए, वो माँ बाप पर डिपेंड ना रहें।
लेकिन भारत में भी देखा जा रहा है लगभग 25 से 30 साल तक बच्चे पढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही कि बच्चे 12वीं पास करने के बाद या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इतने उनके अंदर स्किल हो जाए कि वो अपना खर्चा स्वयं निकाल सकें और अपने माँ बाप की हेल्प कर सकें। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में देखिए। अब तक AIM ने अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को वित्त पोषित किया है, जिससे वो सारी चीज़ें वो पहले ही सीख लें। ATL सारथी के 4 स्तंभ हैं जो नियमित प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से ATL के प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, जैसा कि एक स्व रिपोर्ट डैशबोर्ड जिसे माई ATL डैशबोर्ड के रूप में जाना जाता है, इसके अलावा 3 अन्य स्तंभ हैं। अनुपालन मानक संचालन प्रक्रिया, ये क्या है? स्कूलों के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रासंगिक स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से ATL को ऑन ग्राउंड सक्षम बनाना है। यानी उसी को मजबूती करने के लिए ये जो 4 स्तंभ दिए गए हैं, अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से ATL सारथी की जो पहल चलाई जा रही है स्कूलों में, उसको और मजबूती के साथ लाने के लिए ये 4 स्तंभ बनाए गए हैं और उसमें बताया गया है कि क्या क्या किया जाएगा उन स्तंभों में। प्रदर्शन क्षमता मैट्रिक्स जो स्कूलों को उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्वामित्व प्रदान करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ATL सारथी के 4 स्तंभ हैं जो मैंने बता दिया। अब अटल इनोवेशन मिशन के तहत 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई। 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हुई। यहाँ पे बताया गया है अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा और जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख लीजिएगा। 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को समर्थन आदि शामिल है। ATL क्लस्टर का उद्देश्य सक्षम और निगरानी के लिए एक स्व टिकाऊ मॉडल प्रदान करना है, जिसमें ATL और 2 बार और लिख दिया गया है, एक बार नहीं रहेगा ये। ATL और स्थानीय प्राधिकरण की एक विशेष क्षेत्र में 20 से 30 ATL क्लस्टर बनाने के लिए जमीन पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये ATL प्रशिक्षण, सहायता, घटनाओं और संभावनाओं के माध्यम से एक दूसरे से सीख सकते हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में AIM ने कर्नाटक और गुजरात जैसे क्षेत्रों में विभिन्न सहयोगियों के साथ ATL सारथी को क्रियान्वित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास समाप्त हुई। आज थोड़ा टफ टॉपिक था क्योंकि ये सारी योजनाओं से संबंधित था और योजनाओं को हमने डिटेल में इसलिए कराया कि योजना का कोई भी कहीं से भी उठा के आयोग पूछ ले रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट हो रहा है उसको उसके साथ ही एक दूसरा पॉइंट भी उठा के आपसे पूछ ले रहा है, इसलिए योजना के सारे पॉइंट को हमने शामिल किया। तो आप ध्यान रखिएगा, एक दो बार रिवीजन के माध्यम से इसको सही कर लीजिएगा और जहां आपको लगे इसका और 2-2, 3-3, 4-4 लाइन का एक एक योजना का जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसका आप शॉर्ट्स नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।